साल से पाली हुई बूढ़ी सुअर को मार दिया। मेरी दादी चौंक कर बोली, उसके पेट में बच्चे थे, तुमने उसे क्यों मार दिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दादाजी बोले, अगर अभी नहीं मारेंगे तो वो आत्मा वाली चीज बन जाएगी। फिर उन्होंने सुअर का पेट चीर दिया और अंदर से 7 से 8 छोटे सुअर के बच्चे निकाले। बच्चे अभी जिंदा थे और कांप रहे थे। दादी बोली, जल्दी इन्हें अंदर ले चलते हैं, शायद बच जाए। दादाजी बोले, घर में दूध देने वाली बकरी तक नहीं है, इन्हें क्या पिलाओगी? और अगर सुअर सच में बदल भी रही थी तो बच्चों को जन्म देकर बड़ा होने देते, इतनी जल्दी क्या थी? दादाजी ने कहा, बहस मत करो, बच्चों को अंदर ले जाओ। कल रात मैंने सपना देखा, मेरे पिता आए थे। उन्होंने कहा कि घर की ये सुअर अब ठीक नहीं रही, इसे मारना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा आज रात वो वापस आएंगे सुअर का मांस खाने। दादी कुछ देर के लिए डर गई। तुम्हारे पिता को मरे 10 साल हो गए, वो वापस कैसे आएंगे? दादाजी ने बेबसी से कहा, सपने में उन्होंने कहा कि उन्हें श्याओपी मैं की याद आती है। वो चाहते हैं कि श्याओपी उनके साथ बैठकर शराब का जाम चढ़ाए। ये सुनते ही दादी मुझे अपने पीछे कर लिया। नहीं, मरे हुए इंसान के साथ बैठकर खाना नहीं खाते, इससे उम्र कम होती है, चाहे सपना सच हो या झूठ। तुम पीछे पहाड़ी पर जाकर चेन अंधे बाबा से पूछो। दादाजी बोले, सुबह ही उनसे मिलकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि जब पिता की मौत हुई थी तब उनकी आखिरी इच्छा सुअर का मांस खाने की थी, लेकिन वो बोल नहीं पाए और चले गए। इतने सालों से वही इच्छा बाकी है, वो सिर्फ मांस खाना चाहते हैं और श्याओपी को देखना चाहते हैं। दादी डर गई। वो वापस आकर श्याओपी को अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे। गाँव वाले कहते हैं कि जिनकी अधूरी इच्छा रह जाए वो बुरे भी हो सकते हैं। दादाजी बोले, नहीं, वो बस मांस खाएंगे, श्याओपी से शराब लेंगे और फिर चले जाएंगे। दादी बोली, अगर वो नहीं गए तो? दादाजी बोले, चेन अंधे बाबा ने कहा है अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारे परिवार की शांति खत्म हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियां भी परेशान रहेंगी, उन्हें घर ले जाओ। दादी चुप हो गई। दादाजी ने मुझे देखकर कहा, श्याओपी डरो मत, तुम्हारे परदादा तुम्हें बहुत प्यार करते थे। मैंने सिर हिलाया। सच में वो मुझे बहुत प्यार करते थे, अक्सर मेरे लिए मिठाई लाते थे। फिर हमने पूरा सुअर का सिर मेज पर रखा। दादाजी बोले, तुम्हारे परदादा को सुअर का सिर बहुत पसंद था, आज उन्हें जी भरकर खाने देंगे। इतना कहना था कि आंगन के बाहर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। दादी डरकर बोली, वो कौन है? क्या वो तुम्हारे पिता हैं? दादाजी बोले, पता नहीं, बहुत दूर है, लेकिन शरीर देकर वहीं लगते हैं। दादी बोली, फिर वो वहीं खड़े क्यों हैं? बहुत डरावना लग रहा है। दादाजी बोले, चेन बाबा ने कहा था मरे हुए लोग धीरे चलते हैं, शायद रास्ता ढूंढ रहे हों। तभी वो परछाई हिली। वो धीरे धीरे अजीब तरह से कदम बढ़ाते हुए आंगन में आई। चांदनी में मैंने उनका चेहरा देखा। चेहरा राख जैसा फीका था, आंखें धुंधली थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी। पूरा शरीर जैसे जानहीन लग रहा था। वो धीरे धीरे मेज तक आए। उनके शरीर से अजीब बदबू आ रही थी। उन्होंने मेज पर रखा सुअर का सिर देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पता नहीं खुश थे या गुस्से में। दादाजी बोले, पिताजी बैठिए, खाना खाइए। तब उन्होंने धीरे से सिर घुमाया और दादाजी की तरफ देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे सामने कोई अपना नहीं बल्कि एक अजनबी खड़ा हो। बस उस एक नजर ने ही दादा को ठंडे पसीने से भर दिया। बाबा खाना खा लो। परदादा अकड़ कर स्टूल पर बैठ गए। फिर उन्होंने पूरा सुअर का सिर उठाया और कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। उनके खाने का तरीका बहुत डरावना था। उनका मुंह इतना बड़ा खुल रहा था जैसे पूरा सिर एक ही बार में निगल जाए। दादी ने उल्टी जैसा महसूस करते हुए दादा के पास धीरे से कहा, सुनो, हमारे बाबूजी भूखे भूत जैसे क्यों लग रहे हैं? एक सुअर का सिर इनके लिए काफी होगा क्या? दादा बोले, तुम भूल गई, हमारे बाबूजी तो भूख से तड़प कर मरे थे। मरने से पहले उनका मुंह तक नहीं खुलता था। खाने की बात तो छोड़ो, एक घूंट पानी भी नहीं पी पाए थे। थोड़ा और सुअर का मांस निकालो, मुझे लग रहा है ये कम पड़ेगा। दादा रसोई में गए और 20 किलो कच्चा सुअर का मांस लाकर परदादा के सामने रख दिया। मुझे पता है तुम्हें सुअर का मांस खाने की इच्छा थी, जितना खाना है खाओ। लेकिन परदादा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वे बड़े बड़े निवाले लेकर खाते रहे, यहाँ तक कि हड्डियां भी चबा चबा कर खा गए। दादी डरते हुए बोली, सुनो, इनके दांत देखो, इतने नुकीले और पतले। मुझे तो याद है जब ये मरे थे तब इनके एक भी दांत नहीं थे। ये दांत कहाँ से आ गए? मैंने सुना है मरने के बाद अगर किसी के दांत उग जाएं तो वो दुष्ट आत्मा बन जाता है और अपने ही बच्चों पोते को खा जाता है। मैं भी झुककर उनके दांत देखने लगा। उनके दांत सच में बहुत नुकीले और बहुत सारे थे। अगर वो काट लें तो हड्डी भी टूट जाए। दादा बोले, ऐसा नहीं होगा। चेन शाहजी ने कहा था कि इनके मन की इच्छा पूरी हो जाएगी तो ये चले जाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दादी बोली, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, इनके मांस खाने का तरीका बहुत भयानक है। दादी की बात खत्म होते ही परदादा रुक गए। उनकी धुंधली आंखें धीरे धीरे घूमी और आखिर दादी पर टिक गई। उनकी नजर इतनी डरावनी थी कि दादी कुछ सेकंड तक सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। फिर परदादा ने नजर हटा ली। उनके चेहरे और दांतों पर हर तरफ सुअर का खून लगा हुआ था और फिर वे दोबारा मांस खाने लगे। दादी बोली, सुनो, मुझे लग रहा है हमारे बाबूजी हमारी बातें समझ रहे हैं। दादा बोले, बकवास मत करो, हमारे बाबूजी मर चुके हैं, वो कैसे समझेंगे? लेकिन दादा की बात खत्म होते ही परदादा ने पूरा सुअर का सिर खत्म कर दिया। फिर उनकी नजर 20 किलो मांस पर गई। उन्होंने मांस उठाया और कुछ ही कौर में पूरा खत्म कर दिया। अब मेज पर कुछ नहीं बचा था। परदादा ने सिर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे पीठ में ठंड उतर गई हो। जल्दी और कच्चा मांस लाओ। दादी भागकर रसोई गई और 100 किलो कच्चा मांस उठा लाई। परदादा ने देखा और खाना शुरू कर दिया। दादी धीरे से बोली, कुछ गड़बड़ है? अभी इन्होंने श्याओपी को जिस तरह देखा मुझे लगा जैसे उसे ही खाना चाहते हो। दादा ने पूछा, रसोई में और कितना मांस बचा है? करीब 100 किलो
चलो इतना तो इन्हें पेट भरने के लिए काफी होना चाहिए। लेकिन दादी बोली, तुम जाकर उस अंधे चेन से पूछो, मुझे डर लग रहा है। दादा बोले, नहीं, बाबूजी घर में आए हैं, हम बच्चे होकर इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते, अगर गए तो नाराज हो जाएंगे। इतना कहते ही परदादा ने सारा मांस खत्म कर दिया। अब उन्होंने खाना बंद कर दिया और फिर सीधे मुझे घूरने लगे। दादी बोली, जल्दी बाकी मांस भी निकालो। मैं भागकर रसोई गया और बाकी मांस भी सामने रख दिया, लेकिन इस बार उन्होंने देखा भी नहीं, वे बस मुझे घूरते रहे। मैं डर कर दादी के पीछे छिप गया। दादी बोली, ये क्या हो रहा है? दादा बोले, शाओ भी ये अब खा क्यों नहीं रहे? तुम्हारे परदादा तुम्हारे हाथ से शराब लेना चाहते हैं, जल्दी जाकर उन्हें शराब चढ़ाओ। मैं बोला, दादा मुझे डर लग रहा है। मत डर, शराब पीकर वो चले जाएंगे। मैंने हिम्मत करके शराब का गिलास भरा और आगे बढ़ाया। परदादा, शराब। उनकी आंखें हल्की सी हिली, उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और मेरा गिलास पकड़ लिया। मैं डर कर हाथ छोड़ बैठा। उन्होंने मुझे घूरा, शाओपी क्या तुम अपने परदादा को याद करते हो? दादी डर कर बोली, अरे इन्हें मरे 10 साल हो गए, ये बोल कैसे रहे हैं? दादा बोले, मरा हुआ इंसान अगर बोलने लगे तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है, ये हमारी जान लेना चाहते हैं। दादी बोली, अब क्या करें, जवाब न दे? दादा बोले, नहीं, जवाब देना पड़ेगा। शाओपी जल्दी जवाब दो। अचानक मेरे परदादा ने डरावनी नजरों से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। नालायक, तू मुझे भगाना चाहता है तो फिर हम सब साथ मरेंगे। इतना कहकर वो उदास और डरावने चेहरे के साथ पश्चिम वाले कमरे में चले गए। मेज पर रखी सफेद शराब उन्होंने नहीं पी। मैं भी डर के मारे कुछ देर तक चुप रह गया। दादी बोली, अरे हमारे पिताजी पश्चिम वाले कमरे में क्यों चले गए? मेज पर रखी शराब भी नहीं पी। दादा बोले, सुबह होने दो, फिर जाकर चेन अंधे से पूछूंगा। दादी बोली, तुम्हारे पिता को मरे हुए 10 साल हो गए, वो पश्चिम वाले कमरे में रह रहे हैं, उन्हें जल्दी भेज दो। दादा बोले, मैं भी उन्हें विदा करना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सहना पड़ेगा, कल देखते हैं। अगली सुबह अंधेरा हटे ही दादा पीछे वाले पहाड़ पर चले गए। घर में सिर्फ मैं और दादी रह गए। दादी ने कहा, शाओपी पश्चिम वाले कमरे में मत जाना, उससे दूर रहना। मैं बोला, ठीक है। पश्चिम वाले कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी और परदादा भी दिखाई नहीं दे रहे थे। दोपहर के करीब दादा जल्दी जल्दी लौटे, साथ में एक मादा सुअर भी लेकर आए। दादी ने पूछा, अरे ये सुअर क्यों ले आए? चेन अंधे ने क्या कहा? दादा बोले, उसने कहा कि पिता जाना नहीं चाहते, आज रात उन्हें हर हाल में भेजना होगा, अगर नहीं भेज पाए तो हम सब मर जाएंगे। दादी ने पूछा, तो क्या करेंगे? दादा बोले, उन्हें पेट भर खाने और पीने देंगे, फिर कब्रिस्तान तक ले जाएंगे। मैंने पीछे पहाड़ पर पहले ही गड्ढा खोद दिया है। रात को जब वो कच्चा सुअर का मांस खा लें, तब शाओपी शराब लेकर उन्हें पहाड़ वाले कब्रिस्तान तक ले जाएगा। दादी घबरा कर बोली, नहीं, शाओपी अभी छोटा है, उसमें इतना साहस नहीं। दादा बोले, अभी यही एक तरीका है, मैंने गाँव वालों को बता दिया है, चेन अंधा और बाकी लोग कब्रिस्तान में इंतजार करेंगे, हम उन्हें जरूर भेज देंगे। दादी बोली, तुम्हारे पिता को मरे 10 साल हो गए, वो भूत हैं, भूत धोखा देते हैं, मुझे डर है कहीं शाओपी को बहका न दे, ये तरीका बहुत खतरनाक है। दादा बोले, चिंता मत करो, मैंने चेन अंधे से एक ताबीज लिया है, शाओपी इसे पहन लेगा तो भूत उसे भ्रमित नहीं कर पाएगा। मैंने वो ताबीज गले में पहन लिया, उसमें सूखी लकड़ी जैसी गंध थी। दादा बोले, शाओपी डरना मत, रात को सब लोग वहाँ होंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी और डरावनी नजर मुझे घूर रही हो। मैंने अनजाने में पश्चिम वाले कमरे की तरफ देखा। मैंने देखा परदादा का चेहरा खिड़की के शीशे से चिपका हुआ था। उनकी आंखें धीरे धीरे घूम रही थीं और उनमें अजीब बुराई झलक रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि दादा की बातें उन्होंने सुनी थी या नहीं। दादा बोले, चलो शाओपी, रास्ता याद करा देता हूँ। हम घर से बाहर निकले, पहले पूर्व की तरफ चले, फिर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास से पश्चिम की तरफ मुड़े। रास्ते में दादा बार बार समझाते रहे, ध्यान रखना कहाँ जाना है, कैसे जाना है। थोड़ी देर बाद हम एक पुल पर पहुंचे। दादा बोले, रात को यहाँ बहुत ठंडी हवा चलेगी, पैर संभाल कर रखना, नदी में मत गिरना। मैंने कहा, ठीक है, याद रहेगा। फिर हम आगे बढ़े। पहाड़ की आधी ऊंचाई पर पहुंचे तो मेरे सामने करीब 2 मीटर गहरा गड्ढा था। दादा बोले, रात को अपने परदादा को यहीं तक लाना, फिर शराब गड्ढे में फेंक देना, बाकी काम तुझे नहीं करना। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने आसपास घूमकर रास्ता याद कर लिया। दादा ने कहा, गले का ताबीज कभी मत खोना। जब हम घर लौटे और आंगन में पहुंचे तो देखा परदादा मादा सुअर के ऊपर झुके हुए उसका खून पी रहे थे। सुअर मर चुका था, उनके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, देखने में बहुत डरावना लग रहा था। दादा घबराकर बोले, ये क्या हुआ? दादी बोली, मुझे नहीं पता, मैं रसोई में थी, तभी सुअर की आवाज सुनी, बाहर आई तो देखा तुम्हारे पिता ने उसे काट डाला। दादा बोले, शायद उन्हें भूख लगी थी, उन्हें परेशान मत करो। धीरे धीरे रात हो गई। परदादा ऐसे खा रहे थे जैसे हमारी बातें सुन ही नहीं रहे हों। उनका कच्चा सुअर का मांस खाने का तरीका बहुत डरावना था। दादी बोली, इतना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है कहीं शाओपी के साथ कुछ न हो जाए। दादा बोले, कुछ नहीं होगा, मैंने उसे सब समझा दिया है। फिर दादा ने कहा,